Hello guys, welcome back to Backbenchers Academy. I know I'm not Mayank sir, but I'm his son. My name is Dwalas and I just gave my 12 boards this year. And let me tell you, this was something extraordinary. कुछ भी दे रहा है ये लोग, CFQs, tough questions, डिमांड ही समझ नहीं आ रहा. पहला चैप्टर ही तो आज हम लोग वही देखेंगे. आई नो मैं मयंक से जितना अच्छा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर आई कैन हेल्प यू विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स. ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिमांड के बारे में. एंड नॉट पूरा डिमांड, वी वांट टू लर्न समरी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि दिमाग लगे बहुत टाइम लगे एग्जाम में. ठीक है, एंड मोर पर्टिकुलरली द डिमांड ऑफ ग्राफ. जो ग्राफ होता है डिमांड का, विच इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, वी आर गोना फोकस ऑन दैट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग देख लेते हैं डिमांड होता क्या है. विल गो फॉर द कंपेंडियम. पहले हम लोग समझेंगे डिमांड बोल क्या रहा है, डिमांड होता क्या है, तभी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स ग्राफ. ठीक है, लेट्स रीड. Demand refers to the willingness and ability of consumer to purchase a particular goods or service. What is willingness and ability to? My willingness to get a Ferrari is my willingness. ठीक है, मैं ले लूँगा, पर am I able to get a Ferrari? That depends on person to person. Ability मतलब are you able to satisfy the amount which the consumer is asking for? अगर मुझे फरारी ₹1 करोड़ का मिल रहा है, डू आई हैव द 1 करोड़? दैट इज माई एबिलिटी. एंड विलिंगनेस, डू आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट 1 करोड़ ऑन अ फरारी? दैट्स विलिंगनेस. तो पहला लाइन बहुत ईजी समझ गए, है ना. टू परचेज अ गुड और सर्विस एट वेरियस प्राइजेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग इन डिटेल जाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, विच इज इन्फ्लेशन एंड ऑल. अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का बेसिक मीनिंग क्या होता है. स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का बेसिक मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वन कमोडिटी राइट नाउ इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ₹10, क्या वो 10 साल के बाद भी ₹10 का रहेगा? दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल एंड सब्जेक्टिव. मे बी नॉट, मे बी, पर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं डिमांड एक कमोडिटी के लिए आज जितने प्राइस का है दैट मैटर्स. हम लोग ये नहीं जाएंगे कि वो 10 साल बाद कितने का प्राइस मैटर करता है. वी आर गोना फोकस कि आज हमको वो कमोडिटी और सर्विस किस चीज़ का मिल रहा है, कितने प्राइस का मिल रहा है, और वेरियस प्राइसेस. इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आते हैं कि वेरियस प्राइसेस कैसे होते हैं एक चीज़ के. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अ मार्केट, ठीक है, और वहाँ पे एक सेलर है जो एक कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल 1 ऑरेंज इज सेलिंग यू फॉर 10 रुपीज़. ठीक है, 10 रुपीज़ उसका मार्क्ड प्राइस है. वो बता रहे मैं ये 10 रुपये का बेचूंगा, पर डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल, तुम कितना बार्गेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मम्मी लोग विच इज़ दी ओजीज, वो लोग बहुत अच्छा बार्गेन करेंगे. शी माइट बी एबल टू गेट इट फॉर 5 रुपीज़, पर वी माइट बी एबल टू गेट इट फॉर जस्ट 8 रुपीज़. हम लोग 8 रुपये में खरीदेंगे, वो 5 रुपये में खरीदेंगे. तो वेरियस प्राइसेस हो जाते हैं कि एक जगह से तुम कितना बार्गेन कर सकते हो, कितना नेगोशिएट कर सकते हो, और वो सेलर तुम्हारा तुमको कितने में बेचना चाहता है. अगर मेरे घर की दुकान है तो मुझे फ्री में मिल जाएगा, है ना, पर अगर आई हैव टू बाय फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन कमर्शियली, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और वो डिपेंड करते हैं मेरे नेगोशिएशन स्किल में, क्या मूड ऑफ द सेलर, है ना. सेकेंड लाइन इज ऑल्सो ईजी. ठीक है, it is one of the most fundamental concepts that derive market behavior and determines how goods and services are allocated in an economy. ये डिमांड का जो चैप्टर है, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट अ मार्क मिलने वाला चैप्टर. दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स. इफ यू अंडरस्टैंड ग्राफ, you will be able to understand micro and macro economics. तो all of the economics का theory, supply का theory, सब कुछ demand से related है, because demand is the fundamental and basic of economics. economics में हम लोग बात करते हैं कि कैसे एक चीज़ एक जगह पे एक टाइम पे कितने वेरियस प्राइसेस में बिक सकती है, कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और लोग कब खरीदेंगे बेचेंगे, जब उन लोग किसी चीज़ का डिमांड हो. अगर मुझे इस पेन का डिमांड है ही नहीं तो मैं इसमें खरीदूंगा क्यों? क्या अगर मेरे पास ये कमोडिटी है ही नहीं बेचने के लिए, तो मैं इसमें बेचने में क्यों सोचूंगा? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ पर्सपेक्टिव, सेलर का भी, कंज्यूमर का भी. यहाँ पे हम लोग बस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, पर इवेंचुअली व्हेन वी गोना रीड अबाउट सप्लाई ऑल्सो, हम लोग सोचेंगे इसी चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा खरीदने का है, बट सेलर का उसको बेचने का भी है ना. तो दिस इज द definition of demand which we need to write intact. एक point we have to mention about the willingness, about the ability, about the various prices and the specific. because अगर हम लोग ये नहीं लेंगे definition में, तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाला है. तो
तो इसके मेन 4 पॉइंट देख लो। डिज़ायर फॉर गुड एंड सर्विस होना चाहिए। अगर हम लोग को नीड है ही नहीं तो वी आर नॉट गोना बाय इट। वहाँ पे डिमांड का लॉजिक ही फेल हो जाता है। जस्ट बिकॉज वी हैव अ डिमांड फॉर समथिंग, लाइक यू गाइज आर एमिंग टू गेट ग्रेट मार्क्स एंड आई नो यू वुड, इसलिए वी हैव डिमांड। नंबर 2, एबिलिटी टू पे। आर वी एबल टू पुट इन वेरी मच हार्ड वर्क टू गेट दोज मार्क्स? अगर तुम्हारा हार्डवर्क नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू गेट दोज मार्क्स, अगर होगा यू विल। एंड विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस मतलब क्या मुझे वो मार्क्स चाहिए। एबिलिटी हो गया तुम्हारा हार्डवर्क कि आर यू एबल टू गेट दोज मार्क्स, क्या तुम उतना हार्डवर्क कर सकते हो। और विलिंगनेस मतलब क्या तुम हार्डवर्क करना चाहते हो, क्या तुम वो चीज़ खरीदना चाहते हो। मुझे चिप्स खाना है, मेरा विलिंगनेस है, पर मेरे को जाना नहीं है नीचे, तो मेरा एबिलिटी नहीं हुआ जाने का। अगर मैं जा सकता हूँ, मेरा खाने का मन नहीं है, तो मेरा विलिंगनेस नहीं हुआ जाने का। ठीक है। और ऑब्वियसली टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं आज नीचे जाऊँ वहाँ पे दुकान पे चिप्स लेने कि 10 साल बाद जाऊँ दुकान ही नहीं रही, मुझे क्या पता। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, मुझे सब टाइप के चिप्स मिल सकते हैं, सब टाइप के आइसक्रीम मिल सकते हैं, सब टाइप के ड्रिंक्स मिल सकते हैं, वट एवर आई वॉन्ट। पर 10 साल बाद वो स्टोर वहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट सब्जेक्टिव। सो दैट इज टाइम पीरियड, है ना। नाउ लेट्स गेट ओवर। तो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में डिमांड ग्राफ होता क्या है। दिस, बस इतना सा 3 लाइन, ये है हम लोग का डिमांड ग्राफ, और इसके लिए लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, डिमांड ग्राफ ये होता है। दिस इज, हम लोग यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, और ये ऐसा क्यों बनता है? ये ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Now let me explain the very basic and the most important determining factor of demand. डिमांड तो हम लोग समझ गए क्या होता है, हमको एक चीज़ लेना है कि नहीं लेना। अब डिमांड भी बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिमांड के ऊपर बेस्ड है दैट इज प्राइस। दिस इज आर MVP। इसके बिना डिमांड अधूरा है। दिस इज द बेटर हाफ। तो जब वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 मेन थिंग्स। जब भी हम लोग का प्राइस बढ़ेगा हम लोग का डिमांड गिर जाएगा, और जब भी हम लोग का प्राइस गिरेगा हम लोग का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड प्राइस इज समवॉट डिपेंडेंट ऑन डिमांड। दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पर हम लोग यही बोलते हैं कि डिमांड इज मोर ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पर बेसिकली देखा जाए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा डिपेंडेंट डिमांड है प्राइस पे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर एक का लेस का चिप्स का पैकेट मुझे पता है मुझे 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मेरा उसके लिए एक चिप्स पैकेट खरीदने का डिमांड है। ठीक है, पर अगर वो 20 रुपीज़ का हो जाए तो मेरा डिमांड रहेगा। आई नो यू गाइज आर रिच, तो लोग खरीद सकता है, पर स्टिल फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे पास 10 ही रुपये है और मुझे पता है मुझे एक चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो मेरे पास उसका डिमांड है। एक कमोडिटी में ले लूँगा इसकी, ठीक है। पर अगर उसका 20 रुपीज़ हो जाए, 20 रुपीज़ है ही नहीं, तो मैं उसको खरीद ही नहीं पाऊँगा। सो वी आर नॉट गोना बाय। सेम केस में अगर इसका प्राइस 5 रुपीज़ हो जाता है तो मैं इसकी 2 क्वांटिटी ले लूँगा। यहाँ पे मैं इसकी 1 क्वांटिटी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसकी 2 क्वांटिटी ले रहा हूँ। सो दैट इज व्हेन प्राइस फॉर इंक्रीजेस our demand falls, and when price decreases our demand increases. समझ गए? Basically price increase, demand fall, price decrease, demand rise. So this is a very basic concept. पर इसको ऐसा बनाने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है। ठीक है, अब लेट्स सी 3 1 2 3 ये ऐसे बनता है। Yeah, 1 2 3 1 2 3. So यहाँ पे we can see price is at 1. So our demand is gonna be at 4 या 3 जो भी maximum. जितना कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, और जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना कम डिमांड होगा। अब इसको ही ये लोग जोड़ के ऐसे बना देते हैं। समझ गए? और कुछ नहीं है। Now we are gonna look at the factors, वो ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, नंबर 1 सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
Substitution effect is one of the most obvious thing we do and see in our daily lives. हम लोग यही चीज़ बेसिकली रोज देखते हैं, हम लोग को पता भी नहीं हम लोग ये रोज देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट. When the price of good rises, consumers tend to substitute it with cheaper alternatives, reducing the quantity demanded of the more expensive good. Conversely, if the price falls, the good becomes relatively cheaper and compared to a substitute, increasing in its demand. इतना इंग्लिश समझने की जरूरत नहीं, I'll explain it better. ठीक है. For example, the most basic example we use for this is tea and coffee. Now, जब टी का प्राइस बढ़ेगा, वी आर गोना स्विच ओवर टू कॉफी. बिकॉज अगर लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में वी नो वी कैन गेट 1 कप ऑफ टी. इट इज़ आवर कप ऑफ टी. ठीक है, 1 कप ऑफ टी वी कैन बाय एंड इसका भी प्राइस विल अज्यूम टू बी 10 रुपीज़. ठीक है, तो जब 10 रुपीज़ टी का प्राइस है, वी आर गेटिंग टी बिकॉज वी वॉन्ट टी. दैट्स कंज्यूमर प्रेफरेंस. हम लोग का प्रेफरेंस टी है, पर वी नीड द कैफीन. ठीक है, तो जब ये 20 रुपीज़ का हो जाएगा, इट गोज आउट ऑफ आवर बजट. आउट ऑफ आवर बजट जाने की वजह से वी विल शिफ्ट टू कॉफी विच इज गिविंग अस द सेम ऑल्टरनेटिव मीन ऑफ कैफीन बट एट द सेम प्राइस 10 रुपीज़ पे. तो इससे क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज. वी आर गोना रिलेट विद द सेम कॉन्सेप्ट, प्राइस एंड डिमांड वाला. प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, पर इसके वजह से इस वाले सब्सटीट्यूट गुड का डिमांड बढ़ जाएगा. तो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टी, the demand of coffee will rise. Why? Because the demand of tea will decrease. है ना? In the same manner, when the price of coffee increases, then the demand of coffee will decrease, and then the demand of tea will increase. समझे? Now we are gonna समझ गए नहीं बात? तो now अब हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव देखते हैं. हम लोगों ने बढ़ा तो दिया, अब कम होगा तो क्या होगा? चलो सोचो, क्या होगा कम होगा तो? What do you think? I'll tell you. देखो, अब जब टी है, अब टी का प्राइस 10 रुपीज़ है, कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपीज़ है. अब जब टी का प्राइस कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, अब कॉफ़ी का प्राइस 5 रुपीज़ हो गया. सो अब टेक्निकली टी का प्राइस इज मोर देन कॉफ़ी. ठीक है, तो अब जब कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है, उसका क्या बढ़ेगा? उसका डिमांड बढ़ेगा. वेरी गुड. अब उसका डिमांड बढ़ेगा तो अब टी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसका प्राइस कम हो रहा है, वी आर गोना स्विच ऑफ टू द चीपर ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे भी देखा था, वी आर सब्स्टिट्यूटेड विद द चीपर ऑल्टरनेटिव. है ना? वी एज इकोनॉमिक स्टूडेंट ऑलवेज प्रेफर द कमोडिटी विच इज बेटर फॉर आवर वॉलेट्स. हम लोग वही कमोडिटी एज ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो एंड फॉर इकोनॉमिक्स टर्म ऑल्सो उसी पे जाएंगे जो वी आर गेटिंग अ ग्रेटर बेनिफिट. अब एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल अ बॉटल, अब स्टैनली कप जो ट्रेंड में भी चल रहा है, अब एक स्टैनली कप अब मुझे 100 रुपये में मिल रहा है एंड इट इज़ गिविंग मी अ गुड ऑरा. ऑरा हम लोग का बढ़ जा रहा है स्टैनली कप के वजह से, तो हम लोग उसको 100 रुपये में ले लेंगे बिकॉज इन ना बजट. पर अब जस्ट बिकॉज वो 10,000 रुपीज़ का है, वी आर नॉट गोना मैटर फॉर इट. ठीक है, वी डोंट हैव अ केयर फॉर इट. हम लोग जाएंगे चीपर ऑल्टरनेटिव पे. ऑलवेज टू द चीपर ऑल्टरनेटिव. जैसे कॉफ़ी और टी के साथ भी हो रहा है, इट कैन हैपन विद बटर ऑल्सो, इट कैन हैपन विद ब्रेड ऑल्सो. एंड दैट वाई व्हेन यू सी, जब भी मार्केट कॉम्पिटिशन्स में सेलर्स क्या करते हैं, अब दिवाली का टाइम है, वी नो पीपल आर गोना बाय कार, तो हम लोग कार सस्ती कर देते हैं. अब रादर देन बाय टाटा, आई एम गोना बाय होंडा बिकॉज ही इज गिविंग द सेम प्रोडक्ट एट अ चीपर रेट. हम हमेशा सस्ते पे जाएंगे. ठीक है, और इसी की वजह से वी गोना लुक एट द डिमांड ग्राफ. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट. अब वी कैन स्पेंड आवर मनी ऑन कॉफी और ऑन टी, बट पैसे होने पे तो चाहिए. पैसे कैसे आते हैं? इनकम की वजह से. ठीक है, लेट्स रीड द डेफिनेशन. A change in price of goods affects consumers' real income, which is the purchasing power. When the price decreases, the consumer feels wealthier and can afford to buy more of the good. Conversely, when the price increases, their real income decreases and they buy less of the good. अब ऐसा क्या मतलब हुआ? Now we are going to talk about the concept of purchasing power. Purchasing power
which is also known as the real income of a consumer. Now, what is the real income of a consumer? If I have rupees 100 and I'm able to buy 100 chips ka packet, this is my purchasing power. With the amount of money I have, मैं कितना commodity या service या कोई भी चीज़ खरीद पा रहा हूँ, तो हम लोग खरीदने के टर्म से purchasing power यूज़ करते हैं. अब when you notice कि पिछले के ज़माने में जो है हड़प्पन civilization and Indus वाली civilization, we didn't have proper amount of a decent currency or money. तो हम लोग तब क्या यूज़ करते थे? We used to trade in the barter system. We used to trade in rice, in wheat, in grains, in jewels. क्यों? क्योंकि that is our real income. दैट इज अ रियल इनकम. रियल इनकम मतलब मैं इतने पैसे से कितना सामान खरीद पा रहा हूँ, तो मतलब मैं इतना सामान इतने पैसे से खरीद सकता हूँ. अब नाउडेज वी सी कि मैं 100 रुपीज़ में 1 kg ऑफ राइस खरीद सकता हूँ, बट तब के टाइम में वी यूज टू कॉल इट, में एक kg ऑफ राइस का कीमत कितना है, 100 रुपये. वी यूज टू डिटरमाइन दिस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ थिंग आई कुड परचेज. क्योंकि तब तो वैल्यू थी नहीं मनी की, मनी था ही नहीं. वी आर गोना डिस्कस इन द मनी का चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. तो बेसिकली इनकम इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन वी आर स्पीकिंग, अगर एक आदमी है उसका इनकम है 50 रुपीज़, ठीक है, उसका इनकम है 50 रुपीज़ एंड ही इज एबल टू बाय 1 kg ऑफ राइस. पर्टिकुलरली वी वांट से अगर उसका 100 रुपीज़ इनकम हो जाता है, तो वो खाएगा तो उतना ही, उसका कंजम्पशन तो सेम ही होगा. तुम 1 kg से ज़्यादा राइस खा नहीं सकते, तो वो 1 kg ऑफ राइस भी खा सकता है और कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकता है 50 रुपीज़ से. ठीक है, दैट इज आर इनकम इफेक्ट. और द सेम परस्पेक्टिव, अगर मेरे पास 50 रुपीज़ ही है और इसमें मैं 1 किलो, अब मैं, और राइस का प्राइस गिर गया 25 रुपीज़ फॉर 1 kg, तो मेरे पास अब क्या हुआ, मेरे पास 50 रुपीज़ हुआ 2 kg राइस के लिए, पर मैं खाऊंगा कितना, 1 kg. सो आई हैव 25 रुपीज़ लेफ्ट फॉर समथिंग एल्स. ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने से मेरे रियल इनकम में, मतलब मैं कितना खरीद सकता हूँ, उसमें जब चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट. समझ गए. और इसके वजह से डिमांड ग्राफ मूव्स. देखो, डिमांड और बेसिकली इकोनॉमिक्स का अगर तुम एकदम डीप में जाओगे, नाउ वी नो कि सब चीज़ का डीप एक एटम होता है. डिमांड इज द एटम ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, पूरा इकोनॉमी, पूरा मार्केट, पूरा सप्लाई, केनीजियन थ्योरी, गवर्नमेंट बजट, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट होल ऑफ द इकोनॉमिक्स, सबका बेस है डिमांड. सो यू नीड टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. ठीक है. नाउ फॉर द फाइनल पॉइंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट एवर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पता नहीं. डिमिनिशिंग वी नो, डिमिनिशिंग मतलब कम होना. यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर. इग्नोर माय राइटिंग. वांट सैटिस्फाइंग पावर क्या होता है? अब दिस इज नॉट एन एक्चुअल टर्म वी कंसिडर, पर हम लोग इसको इसलिए लेते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है. वे से दिस इज यूटिल्स. जैसे केजी होता है, लीटर होता है, वी कंज्यूम. सेटिस्फैक्शन का डिग्री क्या होता है? यूटिल्स में हम लोग मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हो, वी से इट लाइक दैट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज यूटिल्स. अब जब मैं एक आलू का पराठा खा रहा हूँ, which is one of the Mayank sir's favorite examples, आलू पराठा, he likes it. आलू पराठा खा रहा हूँ तो मुझे कुछ मज़ा आएगा, मेरी कुछ भूख मिटेगी. दैट इज सेटिस्फैक्शन. हम लोग सेटिस्फैक्शन तो गिन नहीं सकते, बट वी आर गोना अज्यूम कि मुझे एक आलू का पराठा खाने से 10 यूटिल्स मिला. 10 यूटिल्स मिला. 10 यूटिल्स मतलब 10 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे मिला. एंड आई एम हंग्री, मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं एक पराठा खाने से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो पहला जब मैं कोई भी कमोडिटी का यूज़ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहला पढ़ने के बाद पहला रील देखूंगा, तो उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हाईएस्ट होगा, बिकॉज आई नीड इट एंड नाउ आई एम गेटिंग इट. तो एक आलू पराठा खाने से मुझे 10 यूटिल्स मिलेगा. पर जब मैं दूसरा आलू पराठा खाऊंगा तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मुझे उससे थोड़ा कम मिलेगा. मज़ा तो आया पर थोड़ा कम मज़ा आया, तो ये हो जाएगा 9. ठीक है. अब नाउ व्हेन आई एम एट द 10th,
सो दिस गोना बी 0 क्या 1 जो भी। अब ये इवेंचुअली कम होता जाएगा, ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 के बाद क्या, 1 के बाद क्या, अब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, अब मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया। नाउ आई एम गोना गो टिल वॉमिटिंग। अब नाउ माई स्टमक कैन टेक इट एनी मोर, अब मुझे और मज़ा नहीं आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करने का भी यूटिल्स है और रील्स देखने का भी यूटिल्स है। वी हैव टू मेंटेन इट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, है ना। अब मुझे 10 तक से 1 तक तो पढ़ना है, पर आई हैव टू नो मुझे कब पढ़ना छोड़ना भी है, एंड आई हैव टू नो मुझे कब फ़ोन देखना छोड़ना भी है। दिस बैलेंस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन इन योर होल लाइफ, ठीक है। अब जब हम लोग 0 यूटिल से बाहर जा रहे हैं, वी आर गोना गो टू नेगेटिव 1 -2 -3, नाउ वी आर गेटिंग सिक ऑफ इट। तो ये हम लोग को नहीं करना है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूजुअली सेज दैट as the consumer purchase additional level of units of good, मतलब ज़्यादा खा रहे हैं हम, the satisfaction utility मतलब derived from each extra unit decreases। हम लोग अभी पढ़े ये चीज़, तो दिस शुड बी कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो मतलब जैसे ही हम लोग अपना कमोडिटी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग का यूटिल्स गिर जा रहा है। जितना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं उतना कम हमको मज़ा आ रहा है। Therefore, consumers are willing to pay less for each additional unit, लीडिंग टू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब वापस आ गया प्राइस का बात, है ना, क्योंकि इसका बेस ही प्राइस है। ये लोग सब चीज़ घुमा के प्राइस के ऊपर ही लाएगा, अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब मैंने एक बार एक नई मूवी देख ली, व्हेन आई एम वॉचिंग द मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आई एम पेइंग इट ₹100। अब जब मैंने एक बार मूवी देख ली है, आई नो द प्लॉट, मुझे पता है रॉयल्स में क्या हो रहा है, क्या उसका थीम है। जब मैं सेकेंड टाइम रॉयल्स देखूंगा फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट पे ₹100, क्योंकि आई नो द प्लॉट, मैं क्यों पे करूँ ₹100। सो सेटिस्फैक्शन भी कम हो रहा है और मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसका प्राइस भी कम हो रहा है। सेम चीज़ आ गई, जैसे ही मैं ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी कम हो रहा है। मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया तो मुझे अब कॉफ़ी नहीं पीनी है। सो दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हम लोग ने अब सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, इसका ये इस शेप का क्यों होता है। सो नाउ वी कैन लुक एट द एक्चुअल ओजी, द बॉस कर्व, है ना। अब हम लोग समझेंगे ये ऐसा होता क्यों है, ये जो 3 टेढ़े मेढ़े ट्रायंगल बन रहे हैं लाइन से, ये क्यों बन रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, एक हम लोग अपना बना लेते हैं, फिर इस पर दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिमांड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से 5 तक इधर, 1 से 5 तक इधर। अब क्विज कंपटीशन, जो कॉमेंट से ज़्यादा अच्छा आंसर दिया ही गेट अ प्राइस, आई शो यू, ठीक है। अब 1 जब लेवल का प्राइस है, मतलब प्राइस सबसे कम है, तो हम लोग का डिमांड का क्या होगा बताओ। जब प्राइस बहुत कम है, हम लोग का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा, बढ़ेगा, वेरी गुड। तो इट्स गोना बी मैक्सिमम। जब प्राइस कम है, डिमांड विल बी मैक्सिमम। अब क्या होगा, अब ये तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी लगाओ, यहाँ पे इनकम इफेक्ट भी लगाओ, और यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी भी लगाओ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस हम लोग का 2 पे आ रहा है, तो हम लोग का डिमांड भी सेकेंड हाइएस्ट पे आएगा। एट द सेकेंड लोएस्ट लेवल ऑफ प्राइस, और डिमांड विल बी सेकेंड हाइएस्ट। अब जब हम लोग का 2 पे होगा, ये यहाँ पे हम लोग का 4 पे होगा। अब और प्राइस बढ़ रहा है तो और हम लोग को नहीं चाहिए, अब और प्राइस बढ़ रहा है तो और नहीं चाहिए, अब प्राइस एकदम बढ़ गया तो एक ही दे दो भैया, और नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। हम देख चुके हैं मूवी, हम खा चुके हैं चिप्स, मज़ा आ गया हमको। अब ये लोग कुछ नहीं करता, अब ये जो हम लोग के ग्राफ्स बन रहे हैं, इसको हम लोग कर देंगे कनेक्ट। सो दिस विल बी अ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, है ना। इट गोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हम लोग का डिमांड कर्व ऐसे क्यों होता है। अब तुम आगे वाले चैप्टर्स में देखोगे, यू विल सी द सप्लाई कर्व गोइंग लाइक दिस। तो पता है क्यों,
क्योंकि वो लोग तो जितना बेचेगा उन लोग को उतना ही प्रॉफिट है। अब वो लोग जितना बेच रहा है उन लोग को उतना मजा आ रहा है, लोग और ज़्यादा प्राइस से बेचेगा तो और ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। हम लोग का क्या है, हम लोग जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा हम लोग उतना कम खरीदेंगे। सप्लायर्स का क्या है, उन लोग का जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा वो लोग उतना ज़्यादा कमोडिटी बेचेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, वी डोंट हैव टू रेक्टिफाई एवरीथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हेन इज दिस गोना हैपन। नाउ वी नो कि हम लोग का 3 रीजंस के वजह से ये हो रहा है। तो हम लोग का कोई भी घुमा के क्वेश्चन आए ना, वील बी एबल टू अंडरस्टैंड, वील मेक सेंस टू इट। हम लोग इसमें लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है। वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन रेक्टिफाई, अच्छा वो ग्राफ में तो वैसा नहीं था वैसा नहीं था, बिकॉज अब योर एग्जामिनेशन इज नॉट गोना बी दैट ईजी। दे ना गो डीप इन टू द टॉपिक, वो लोग तुमसे पूछेगा वाई इज दिस हैपनिंग, एंड यू आर नॉट, पहले का टाइम का नहीं है, यू कैन जस्ट रेक्टिफाई एवरीथिंग एंड गो। इस साल भी हम लोग के CFQs, यू कैन चेक इट आउट, इज गोना बी देयर ऑन द CISC का वेबसाइट, इट्स टू इन डीप। ठीक है, अब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वी कैन डिस्कस ऑन सप्लाई, है ना। बाय।